हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विदम ट्यूटोरियल्स। मैं अंशिता जिंदल आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 बीएसटी का चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का पार्ट नंबर 2। इसके पिछले पार्ट नंबर 1 में हमने करा था इंट्रोडक्शन चैप्टर का, व्हाट आर ओनर्स फंड, व्हाट आर बोरोड फंड्स एंड हमने ओनर्स फंड की सारी टाइप्स करी थी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। आज की वीडियो में पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे बोरोड फंड्स एंड बोरोड फंड्स की सारी टाइप्स को इस पर्टिकुलर पार्ट में हम खत्म करेंगे, जिसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बोरोड फंड्स के साथ। तो देखते हैं बोरोड फंड्स क्या है। ओनर्स फंड का मतलब हमने पिछली वीडियो में समझा था कि ओनर्स फंड ऐसा पैसा था जो कंपनी के ओनर्स या कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी में लगाते थे और उसके बदले में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी लेते थे। उसका बिल्कुल उल्टा होगा हमारा बोरोड फंड्स कि बोरोड फंड्स में जो पैसा लगा रहा है वो कंपनी का ओनर नहीं बनेगा, वो कंपनी का क्रेडिटर बनेगा। जो कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, जो क्रेडिटर है वो हमें क्या देता है, हमें वो लोन देता है, हम उससे पैसा बोरो करते हैं। हम किस से लोन ले सकते हैं? देखो, कमर्शियल बैंक मतलब जितने भी हमारे देश के बैंक है हम उनसे लोन ले सकते हैं। दूसरा, हम किससे लोन ले सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन ले सकते हैं। इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, इन सबके बारे में डिटेल में हम इस पर्टिकुलर क्लास में बात करने वाले हैं कि इन सभी सोर्सेज से एक कंपनी, एक फर्म बोरोड फंड्स इशू कर सकती है। सच सोर्सेज प्रोवाइड फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखो, ओनर्स फंड जो थे वो जब तक कंपनी है तब तक कंपनी के पास रहते थे, लेकिन जो बोरोड फंड्स का पैसा है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, जिसके बाद ये वापस रिटर्न करना पड़ता है ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हमारे बैंक या जिससे भी हमने लोन लिया है वो हमारे ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई करता है। and have to be repaid after the expiry of that period। जब भी हमारा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो हमें हमारा जितना भी हमने लोन का पैसा ले रखा है वो रीपे करना पड़ेगा। इसके बदले में हमें जो है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फर्क नहीं पड़ता आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है, जिस दिन इनका इंटरेस्ट पेमेंट का डेट है आपको उस दिन इनका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपकी चाहे कंपनी कितने ही लॉस में चल रही हो। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर बहुत सारा बर्डन डाल देते हैं, क्योंकि कई बार कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बहुत कम होती है या कई बार कंपनी जो है लॉस में भी होती है, बट उस केस में भी आपको उसका इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते कि मुझे तो लॉस हो रहा है तो मैं इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। इस केस में बोरोड फंड्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सम फिक्स्ड एसेट। इस केस में आपको कोई चीज अपनी कोलैटरल रखवानी पड़ती है, गिरवी रखवानी पड़ती है, कोई अपना एसेट, कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, उसी के बदले में आपको जो है लोन मिलता है, वरना लोन आपको नहीं मिलता। सो जिससे आपने बोरो करे फंड्स, लोन लिया, वो आपकी कंपनी का क्या होगा? क्रेडिटर होगा। उसके बदले में आपको जो है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा, चाहे आपकी कंपनी लॉस में भी हो फिर भी आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना होगा। कुछ साल बाद आपको पूरे के पूरे पैसे को रीपे भी करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पैसा कहीं से भी लाओ पर रीपे करना पड़ेगा। एंड इसके बदले में आपको अपना कोई एक एसेट गिरवी रखवाना पड़ता है, तभी आपको लोन मिलेगा। अब देखो, लोन लेने का, बोरोड फंड से पैसा इकट्ठा करने का सबसे पहला जो सोर्स आता है वो होता है डिबेंचर्स। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कंपनी जो है अपनी शेयर्स इशू कर सकती है। जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा वो कंपनी का ओनर बन जाएगा, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब देखो, ये जो शेयर्स होते हैं ये आप कभी भी किसी दूसरे को बेच सकते हो, तो कोई दूसरा जो है आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है डिबेंचर्स का कि आप ना जैसे अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करते हो, ऐसे ही आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू करते हो। एक फर्क क्या है, जिसने शेयर्स खरीदे आपकी कंपनी के वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा, पर जिसने डिबेंचर्स खरीदे आपकी कंपनी के तो वो ओनर नहीं बनेगा, वो आपकी कंपनी का क्रेडिटर बन जाएगा। तो बिल्कुल जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे ही आप डिबेंचर खरीद सकते हो। डिबेंचर के बदले में देखो आप क्या करोगे, ये आप हो, ठीक है, ये कोई कंपनी है, इस कंपनी को पैसे की जरूरत है। ये कंपनी क्या करेगी, जनरल पब्लिक को, लोगों को बोलेगी कि भैया मुझे पैसे की जरूरत है, मैं क्या कर रही हूँ, डिबेंचर इशू कर रही हूँ, क्या तुम्हें मेरे डिबेंचर खरीदने हैं? तो लोग क्या करेंगे, जिसके पास भी पैसा होगा लोग अपना पैसा लेकर के जाएंगे कंपनी के पास और कंपनी इनको बदले में क्या दे देगी, कंपनी इनको बदले में दे देगी अपने डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स होता क्या है, क्या दे रही है कंपनी? डिबेंचर कुछ नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि कोई फोन है कि लोगों ने पैसा दिया तो कंपनी ने फोन दे दिया, ऐसा नहीं है। डिबेंचर बस एक पेपर का टुकड़ा है जिसके ऊपर आपका नेम होगा, आपकी सारी डिटेल्स होंगी, साथ में ये लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर बंदे ने इस पर्टिकुलर कंपनी को इतना पैसा उधार दिया है डिबेंचर्स की फॉर्म में और ये कंपनी इतने साल बाद ये पैसा वापस करेगी इतने इंटरेस्ट के साथ। तो बस ये कॉन्ट्रैक्ट का एक पेपर है, आपको बस एक एविडेंस दे रही है कंपनी डिबेंचर की फॉर्म में कि तुमने मेरे पास अपना पैसा जमा कराया है, तुमने मेरी कंपनी में पैसा अपना लोन की फॉर्म में दिया है। तो कंपनी में आप पैसा लोन की फॉर्म में दोगे, कंपनी बदले में आपको एक पीस ऑफ पेपर दे देगी
विच इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट जिसपे सारी डिटेल्स लिखी होंगी और जिसपे ये लिखा होगा कि आपने कंपनी के डिबेंचर खरीदे, कंपनी को पैसा दिया है और बदले में कंपनी आपको कितने साल बाद पैसा वापस करेगी। तो ये है डिबेंचर का कॉन्सेप्ट। लेकिन आप इस डिबेंचर को, मान लो अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए पहले ही, तो आप इस डिबेंचर को पब्लिक में जाके आम जनता को, किसी को भी बेच सकते हो, जिसने भी खरीदना है आप अपने पैसे उससे ले सकते हो। और कल को जब कंपनी डिबेंचर का पैसा वापस करेगी तो कंपनी उसी को पैसा वापस करेगी जिसके पास एंड में वो डिबेंचर पड़ा होगा। तो डिबेंचर्स को आप फ्रीली कभी भी जाके बाजार में बेच सकते हो, कोई दूसरा खरीद लेगा, वो कंपनी का डिबेंचर होल्डर बन जाता है। देखो, सो डिबेंचर्स आर एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। लॉन्ग टर्म के लिए है, 1-2 साल के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। The debenture issued by a company is an acknowledgement। देखो, acknowledgement, जैसे मैंने बोला कि डिबेंचर कोई चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसपे कंपनी बोल रही है कि हाँ तुमने मुझे पैसा उधार पे दिया है। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी इस चीज को मान रही है कि तुमने मुझे पैसा उधार पे दिया है। It is an acknowledgement that the company has borrowed a certain amount of money which it promised to repay at a future date। तो कंपनी एक्नॉलेज कर रही है, कंपनी मान रही है कि हाँ मैंने इतना पैसा तुमसे उधार लिया है और मैं इतने साल बाद तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कर दूं। द डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, मैंने बता दिया है। इनको इसके ऊपर क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है स्पेसिफिक इंटरवल्स पे। बोलते जैसे हम कह सकते हैं कि हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा या हर 1 साल बाद आपको जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट इस पे मिलता है। कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर होते हैं जिसमें से एक टाइप की मैंने यहाँ पे बात करी है जो कि है हमारा जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर में ये होता है कि आपको डिबेंचर के बदले में कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता नहीं है। फिर आप बोलोगे कि मैम अगर इंटरेस्ट ही नहीं मिलता तो हम क्यों खरीदे कंपनी का डिबेंचर, हम क्यों कंपनी को पैसा दे। वो इसलिए कि कंपनी जब तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस करेगी तो वो एक ही साथ तुम्हें ज्यादा पैसा वापस करेगी। मान लो तुमने जब कंपनी के डिबेंचर खरीदे थे तो तुमने कंपनी को 90 रुपए दिए थे और कंपनी जब तुम्हें पैसा वापस करेगी तो कंपनी तुम्हें पैसा वापस करेगी पूरे का पूरा 100 रुपए। तो इस तरीके से कंपनी यहाँ पर जो है आपको जो है डिबेंचर होल्डर को प्रॉफिट बनाकर देती है कि इनिशियली कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करती है और जब डिबेंचर का पैसा वापस करती है तो पूरे के पूरे अमाउंट पे करती है। तो पहले आपने 100 की जगह सिर्फ 90 रुपए दिए, बाद में कंपनी ने आपको 100 रुपए वापस करे तो 10 रुपए का जो है पर डिबेंचर यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो गया। तो देखो, जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर क्या है, एक ऐसा डिबेंचर है which do not carry any explicit rate of interest। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है एंड इज ऑल्सो बिकम पॉपुलर इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंटली काफी पॉपुलर हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन the face value of the debenture and its purchase price is the return to the investor। तो जो डिबेंचर की फेस वैल्यू थी 100 रुपए, लेकिन परचेज प्राइस क्या था इन्वेस्टर का, सिर्फ 90 रुपए। तो कंपनी ने डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किया एंड जब फाइनली कंपनी ने उसको डिबेंचर रिटर्न किया, पैसा जब उसका वापस किया तो वो पूरे का पूरा 100 रुपए किया। तो इस तरीके से इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब देखो मेरिट्स क्या है डिबेंचर के। इट इज प्रेफर्ड बाय इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड इनकम एट लेसर इंटरेस्ट। देखो डिबेंचर ऑब्वियसली एक लोन है, तो लोन वही हर कोई वही इंसान देना चाहता है जिसको कम रिस्क चाहिए, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में ओनरशिप बेसिस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन इस केस में आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिलेगा और इसमें रिस्क भी बहुत कम है क्योंकि कंपनी बोल रही है कि 10 साल बाद 5 साल बाद तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। तो कम रिस्क है। They are fixed charge funds and do not participate in profits of the company। यहाँ पे आपको कंपनी के प्रॉफिट से लेना देना नहीं है कि प्रॉफिट होगा तभी हमें कुछ मिलेगा, नहीं। चाहे कंपनी लॉस में भी है तो भी आपको आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो आपके लिए रिस्क कम हो जाता है। Issue of debenture is suitable in the situation when the sales and earnings are stable। तो देखो कंपनी कब डिबेंचर इशू करेगी, कंपनी भी डिबेंचर तभी इशू करेगी जब कंपनी को पता है कि वो आगे जाके प्रॉफिट कमाएगी। देखो अगर किसी कंपनी को पता है कि वो फ्यूचर में लॉस कर सकती है तो वो कंपनी डिबेंचर इशू नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो लॉस अगर करेगी तो वो इंटरेस्ट कैसे पे करेगी। तो कंपनी डिबेंचर तभी इशू करे जब उसको पता है कि उसकी जो सेल्स है और जो अर्निंग्स है वो स्टेबल है और उसको फ्यूचर में जाके लॉस नहीं होगा, वो फ्यूचर में इंटरेस्ट पे कर पाएगी। As debentures do not carry voting rights, डिबेंचर के ऊपर कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट सिर्फ उसको मिलता है जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है, कंपनी का ओनर बनता है। डिबेंचर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता, तो इसकी वजह से कंपनी का कंट्रोल ऑफ इक्विटी जो है वो कम नहीं होता। यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट में जो पुराने लोग थे सिर्फ वही लोग रहेंगे, कोई नए लोग
कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलेगा ही नहीं। तो ओनर्स के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जो पुराने ओनर थे वही ओनर बने रहेंगे। तो यहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाएगा, और कंपनी के लिए भी अच्छा है कि कंपनी को किसी को नया वोटिंग राइट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है? देखो कि कंपनी जो है, कंपनी के ऊपर एक परमानेंट बर्डन है, क्योंकि चाहे कंपनी को लॉस हो रहा हो, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो भी कंपनी को आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क है कंपनी के लिए, ठीक है, जिसने डिबेंचर खरीदा है उसके लिए नहीं, कंपनी के लिए रिस्क है कि कंपनी को अगर लॉस भी हुआ है तो भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है जी। इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स द कंपनी हैज टू मेक प्रोविजन फॉर रीपेमेंट ऑन द स्पेसिफिक डेट। देखो हमारे जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होता है? रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब कि उसका जितना भी पूरे का पूरा अमाउंट था वो सारे का सारा कंपनी को कुछ साल बाद वापस करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर इशू कर रही है कि जिसमें कंपनी एक डेट बता रही है कि 10 साल बाद तुम्हें तुम्हारा डिबेंचर का पैसा वापस मिल जाएगा, तो उस केस में 10 साल बाद कंपनी को वो सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि वो डिबेंचर होल्डर्स को वापस कर सके, चाहे उस टाइम पे कंपनी कितने लॉस में हो। अगर कंपनी ने बोला है कि 10 साल बाद पैसा वापस करूंगी, तो 10 साल बाद पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे 10 साल बाद कितना ही फाइनेंशियल डिफिकल्टी कंपनी को हो रहा हो। Each company has certain borrowing capacity। हर कंपनी की एक borrowing capacity होती है कि मैं 10 लाख ही बोरो कर सकती हूँ या 50 लाख ही बोरो कर सकती हूँ। एंड अगर आपने डिबेंचर से पैसा उठाया तो आपकी ये जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और आगे आप ज्यादा बोरो नहीं कर पाओगे। आपकी जो बोरोइंग कैपेसिटी है दैट विल बी रिड्यूस्ड। आप आगे और पैसा बोरो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने काफी पैसा तो डिबेंचर से बोरो कर लिया है। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट हमारा डिबेंचर्स का, जो कि काफी सिमिलर है इक्विटी शेयर्स के, क्योंकि इसको आप बाजार में जाके बेच सकते हो और कोई दूसरा खरीद सकता है। एंड डिबेंचर्स जो भी खरीदता है वो कंपनी का क्रेडिटर बन जाता है, वो कंपनी के वोटिंग राइट्स उसको नहीं मिलते हैं, लेकिन उसको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिलता है। आगे चलते हैं, अगली चीज है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब है बेसिकली हमारे देश के बैंक, एसबीआई से लेके आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोई भी बैंक तुम्हें अगर पता है तुम्हारे आसपास, वो हमारे क्या है? कमर्शियल बैंक है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, किसी को भी लोन लेना है तो लोन लेने आप कहाँ जाओगे? बैंक के पास। तो कंपनी भी लोन लेने कहाँ जाएगी? बैंक के पास। सो बैंक जो है सबको लोन देते हैं, चाहे आपकी कंपनी बड़ी है या चाहे आपकी कंपनी छोटी है। बहुत सारे अलग अलग तरीके से बैंक आपको लोन देता है। कैश क्रेडिट की फॉर्म में लोन दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में लोन दिया जाता है, टर्म लोन दिया जाता है, डिस्काउंट ऑफ बिल करा जाता है, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट किया जाता है। अलग अलग तरीके होते हैं बैंक के पास लोन देने के। इसमें से काफी तरीकों के बारे में हमने बात करी थी हमारे चैप्टर नंबर 5 में, बिजनेस सर्विसेज वाले चैप्टर में, जिसमें हमने बैंकिंग सर्विस की बात करी थी कि क्या ओवरड्राफ्ट होता है, लोन क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, इन सब की बात हमने वहां पे करी थी। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी बैंक के पास किसी को भी लोन देने के, तो आप किसी भी एक तरीके से बैंक से लोन ले सकते हो। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक के पास, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म। अब कितना आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपकी फर्म कितनी छोटी है, फर्म कितनी बड़ी है, फर्म में रिस्क कितना है, आप कितना लोन ले रहे हो, कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हो, आपकी जो फर्म है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, यानी कि बैंक आपकी फर्म पे भरोसा कर सकता है या भरोसा नहीं कर सकता है। तो इन काफी सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, बाकी लोगों, बाकी बैंक्स जो हैं, बाकी कंपनीज जो हैं, वो किस लेवल पे, किस रेट पे लोन ले रही हैं, तो वो उन चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने रेट पे लोन मिलेगा। द लोन इज रीपेड आइदर इन लमसम, या तो आप पूरे का पूरा लोन एक ही बारे में वापस कर दोगे कुछ सालों बाद, या फिर थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट हर साल आप पे करते रहोगे, लोन वापस करते रहोगे। बैंक क्रेडिट इज नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स, लेकिन परमानेंट नहीं है। 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद ये वापस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स की तरह एक बार पैसा दे दिया, जब तक कंपनी चल रही है तो लोन चलेगा, नहीं, लोन वापस करना पड़ेगा। दो बैंक्स हैव स्टार्टेड एक्सटेंडिंग लोन फॉर लॉन्गर पीरियड, लेकिन बैंक्स ने काफी लॉन्ग टाइम के लिए लोन देना शुरू कर दिए, बट स्टिल ये जो लोन है वो मीडियम से, ज्यादातर लोन जो है मीडियम से शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, पर बैंक्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन देते हैं, पर स्टिल पैसा तो वापस करना पड़ेगा, है ना। द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी, कोई एक चीज आपको गिरवी रखवानी पड़ेगी, बिना कोई चीज गिरवी रखवाए आपको लोन नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट, आपको कोई एसेट अपना गिरवी रखवाना पड़ेगा, तभी आपका लोन सैंक्शन होगा, वरना आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके क्या मेरिट्स हैं कि बैंक आपको जो है टाइम टू टाइम असिस्टेंस दे देते हैं, जब भी बिजनेस को लोन की जरूरत होती है, कहीं और से लोन ना मिले, यहाँ से हर बिजनेस को हर टाइम लोन मिल जाएगा।
अगर ऑब्वियसली अगर बिजनेस थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी है तो। सीक्रेसी ऑफ बिजनेस कैन बी मेंटेन, आपका हर चीज सीक्रेट रहता है, बैंक आपकी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो आपके बिजनेस की सीक्रेसी यहाँ पर बनी रहती है, ठीक है। फॉर्मेलिटीज इसमें कुछ एक होती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती जितनी फॉर्मेलिटीज आपको शेयर्स इशू करने के टाइम पे करनी पड़ती है। तो शेयर्स इशू करने के टाइम पे आपको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, अंडर राइटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। पर बैंक से लोन लेना बहुत आसान है, 2-4 दिन के अंदर अंदर आपका लोन सैंक्शन हो सकता है, बहुत कम कॉस्ट, बहुत कम फॉर्मेलिटीज के साथ। तो एक बहुत बड़ा मेरिट है बैंक से लोन लेने का कि काफी आसानी से आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा, ज्यादा टाइम और एफर्ट्स नहीं लगे, तो ये ईजी है। लोन फ्रॉम बैंक इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स, फ्लेक्सिबल भी है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपने लोन ले रखा है, अब आपने लोन तो लिया है 10 साल का, पर आप 2 साल बाद सोचते हो कि यार अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप 2 साल बाद सारा पैसा वापस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 10 साल तक ब्याज भरना पड़ेगा, नहीं, आपको आप पैसे को रीपे कर सकते हो जब आपको पैसे की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपने लोन लिया पर अब आपको लग रहा है कि मुझे और चाहिए लोन, और पैसा चाहिए, तो आप और लोन भी तो ले सकते हो बैंक से। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, जब पैसा वापस करना है आप कर सकते हो, अगर और पैसा लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। पर कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि यूजुअली बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, जिसके बाद आपको ये वापस करना ही पड़ता है, ठीक है। एंड वो आप एक्सटेंड ज्यादातर नहीं करवा पाते हो, अगर एक्सटेंड करवाओगे तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत आसान नहीं होता है। बैंक बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करती है, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो बैंक के पास जाएगा उसको लोन मिल जाएगा। बैंक पहले बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेगी आपके एसेट्स को, आपके इनकम को, आपके पास्ट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को, आपके फ्यूचर में कितने प्रॉफिट लॉस हो सकता है, बहुत सारे लोगों से पूछेगी आपके बारे में, और फिर ही जाके आपको लोन देगी। ऐसे नहीं है कि जो भी लोन मांगने आया बैंक ने लोन दे दिया, नहीं, बैंक बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता है और आपको कोई ना कोई चीज गिरवी रखवानी पड़ेगी तभी लोन मिलेगा, वरना लोन नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से इस सारी इन्वेस्टिगेशन की वजह से जो आपका प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ केसेस में बैंक जो है बहुत मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशन लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ना कई बार ये भी बोल देता है कि मान लो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारी कंपनी में, और तुम उस प्रॉफिट का क्या करोगे, तुम उस प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड करोगे, शेयर होल्डर्स को बांट दोगे, डिविडेंड दे दोगे। पर बैंक ना कई बार टर्म एंड कंडीशन लगा देता है, अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ तुम प्रॉफिट से शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकते जब तक तुम मेरा लोन वापस नहीं करोगे तब तक। तो बैंक कई बार बहुत मुश्किल टर्म एंड कंडीशन लगा देता है लोन के बदले में, जैसे कि जो भी चीज आपने गिरवी रखवाई है आप उसको सेल नहीं कर सकते जब तक वो बैंक के पास गिरवी है, ठीक है ना। तो जब तक आप अपना लोन नहीं चुका दोगे तब तक आप वो चीज जो आपने गिरवी रखवाई है आप उसको सेल ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो जिसकी वजह से बिजनेस की जो वर्किंग है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अगली चीज मेरे पास आती है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट सिंपल भाषा में बोला जाए, एक वर्ड में मैं बोलती हूँ, इट इज जस्ट उधारी, उधार पे सामान बेचना और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड क्रेडिट क्या है, सिंपली सामान को उधार पे खरीद बेच करना, दैट इज ट्रेड क्रेडिट। इट इज परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। पर ट्रेड क्रेडिट क्या है, एक शब्द में बोला जाए तो उधारी, ठीक है। सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड ऑफ द बायर एज क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल। तो आपने जब भी रॉ मटेरियल खरीदा, आपने जब भी कुछ भी सामान खरीदा, कुछ भी सप्लाई खरीदी, वो आपने खरीदी उधार पे। सामान जब भी आपने खरीदा उधार पे खरीदा, तो वो आप क्या बोलोगे कि आपको क्या मिला है, ट्रेड क्रेडिट मिला है। फिर से ट्रेड क्या होता था, हमने काफी जगह पढ़ा है, चैप्टर 1 में पढ़ा है, चैप्टर 6 में भी पढ़ा है, ई कॉमर्स वाले चैप्टर में। ट्रेड का मतलब था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सामान की खरीद बेच को हम ट्रेड बोलते हैं। जब सामान की खरीद बेच क्रेडिट पे हो, उधार पे हो, तो उसको मैं ट्रेड क्रेडिट बोलती हूँ। तो जब भी आप कुछ सामान क्रेडिट पे खरीद रहे हो, उधार पे खरीद रहे हो, तो आप अपनी बुक्स में क्या लिखोगे सामने वाली पार्टी को, कि आपके लिए वो क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, उन्होंने सामान उधार पे दिया है। या फिर अकाउंट्स पेएबल, कि इनको आपने अभी पेमेंट करनी है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए होता है, ऐसा नहीं कि 10 साल के लिए किसी ने सामान उधार पे दिया, नहीं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक का ये होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता। इट इज ग्रांटेड टू दोज कस्टमर। आप हर किसी को उधार पे सामान नहीं बेचोगे, आप उसी को उधार पे सामान बेचोगे जिसकी काफी गुडविल है, यानी कि जिसका काफी अच्छा नाम है बाजार में, या फिर कोई आपका रेगुलर कस्टमर है, या फिर कोई आपका बहुत टाइम से दोस्त है, या कोई भी बिजनेस फ्रेंड है आपका, उसी को आप दोगे जिसका अच्छा नाम है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, सिर्फ उसी को उधार दोगे, हर किसी को आप उधार नहीं देते हो सामान।
द वॉल्यूम एंड पीरियड, वॉल्यूम मतलब कितना सामान उधार पे दोगे और कितने टाइम के लिए उधार पे दोगे, ये भी डिपेंड करता है इस बात पे कि जिसको उधार आप दे रहे हो वो कितना ट्रस्टवर्दी है, वो आपका रेगुलर कस्टमर है या नहीं, वो पहले पास्ट में अपने पैसे चुकाता था या नहीं चुकाता था, मार्केट में उसका नाम कैसा है, कितने पैसे हैं उसके पास, कितना बड़ा बिजनेस है दूसरे बंदे का। इन चीजों पे डिपेंड करता है कि आप किसको उधार दोगे, कितने टाइम के लिए दोगे और कितने पैसे का उधार दोगे, इन्हीं चीजों पे डिपेंड करेगा। सो द वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ द क्रेडिट एक्सटेंडेड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज रेप्यूटेशन, आपकी रेप्यूटेशन पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल पोजीशन कितना पैसा है, वॉल्यूम ऑफ परचेज कितना सामान खरीद रहे हो, पास्ट आपका रिकॉर्ड कैसा है, कंपटीशन क्या है बाजार, इन चीजों पे डिपेंड करता है। The terms of trade credit may vary from one industry to another and from वन पर्सन टू अनदर। जो टर्म्स होती हैं ट्रेड क्रेडिट की ये डिपेंड करेंगे हर इंडस्ट्री में। किसी में इंस्टॉलमेंट में सामान बेचा जाता है कि इंस्टॉलमेंट में आप पैसे दे सकते हो, किसी में सीधा ही ये होता है कि सामान ले जाओ 2 महीने बाद पैसे देना, किसी में होता है सामान ले जाओ 4 महीने बाद पैसे देना, किसी में होता है कि नहीं उधार देना ही नहीं है। तो हर एक इंडस्ट्री का अपना एक अलग सिस्टम होता है एंड विद इन इंडस्ट्री ऑल्सो आप हर एक पर्सन के साथ अलग तरीके से सामान उधार पे बेचते हो कि जो ज्यादा ट्रस्टवर्दी है उसके लिए अलग बिहेवियर, जो ट्रस्टवर्दी नहीं है उसके लिए अलग बिहेवियर। अगली चीज मेरे पास आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, बेसिकली ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसे को दूसरों को लोन की तरह भी देती हैं, लेकिन इनके पास एक बैंक का लाइसेंस नहीं है तो ये एक बैंक नहीं कहलाएंगे। देखो यूजुअली लोन कौन देता है, एक बैंक आपको लोन देता है, आपसे डिपॉजिट लेता है ना, लेकिन और भी कई कंपनीज हैं जो लोन देती हैं पर उनके पास एक बैंक का लाइसेंस सरकार से आरबीआई से उनके पास नहीं है। तो ऐसी कंपनीज को हम बैंक तो बोल नहीं सकते, पर क्योंकि वो आपको फाइनेंस दे रही हैं, आपको लोन दे रही हैं, तो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास कंपनीज आती है जैसे कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखो LIC क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, ये लोगों का इंश्योरेंस करती है, इंश्योरेंस के बदले में इसको प्रीमियम का पैसा लोग देते हैं। तो जब इसके पास लाखों का नहीं करोड़ों का प्रीमियम इकट्ठा हो जाता है तो ये क्या करेंगे उस प्रीमियम से, ऑब्वियसली रोज रोज कोई करोड़ों का तो क्लेम नहीं आ रहा है, प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है, क्लेम काफी कम होता है, तो जो भी पैसा बचता है क्लेम वगैरह के अलावा प्रीमियम का, ये उस पैसे से क्या करते हैं, लोन दे देते हैं। तो LIC जैसी कंपनीज इसकी एक एग्जांपल है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो इनका खुद का पैसा है वो भी लोन में देते हैं, या फिर कई बार खुद भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी से लोन ले लेते हैं सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और आगे किसी दूसरे को लोन दे देते हैं महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो या तो ये अपने खुद के पैसे से लोन देते हैं या जो पैसे इन्होंने खुद ने भी सस्ते रेट पे लोन में ले रखा है उसको आगे लोन दे देते हैं लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए एंड सप्लीमेंट द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एजेंसीज लाइक द कमर्शियल बैंक्स। एंड ये क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करते हैं, उनके बर्डन को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैंक जिसको लोन नहीं दे पा रहा उसको लोन ये देते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स की बर्डन को ये कम करते हैं। As these institutions aim at promoting the industrial development, they are called developmental banks. देखो मेनली ये लोग लोन किसको देते हैं, ये लोग लोन ऐसी कंपनीज को देते हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोई नई बिल्डिंग बना रहे हैं या कुछ भी नई डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे देश की, उन लोगों को ये कंपनीज लोन देती हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है कि हमारे देश के डेवलपमेंट बैंक्स हैं, डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, ठीक है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पैसा तो देते ही हैं, साथ में ज्ञान भी देते हैं कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी कैसे चलानी चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन आपको क्या करते हैं, आपके लिए मार्केट सर्वे करके देते हैं कि मार्केट में कितनी डिमांड है, कितने कॉम्पिटिटर हैं, कितनी सप्लाई है, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, टेक्नोलॉजी की असिस्टेंस, मैनेजरियल सर्विस देते हैं, मैनेजमेंट की, मैनेजरियल सर्विस टू द पीपल हु रन द एंटरप्राइज। तो ये आपके लिए मार्केट का सर्वे करके देते हैं, डिमांड सप्लाई का सर्वे करके आपको देते हैं, आपको टेक्नोलॉजी में असिस्टेंस देते हैं और मैनेजरियल असिस्टेंस ये आपको देते हैं। तो पैसा तो मिल रहा है, साथ में ज्ञान भी मिल रहा है कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, उसके लिए असिस्टेंस फ्री में ये लोग साथ में देते हैं। दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस इज कंसिडर्ड सुटेबल व्हेन लार्ज फंड्स आपको चाहिए और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए। यूजुअली देखो किसी को छोटा मोटा लोन चाहिए वो सीधा बैंक के पास जाएगा ना, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी अलग कंपनी के पास क्यों जाएगा। हमारा सबसे पहली थॉट दिमाग में यही आएगी कि बैंक के पास चलते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक लोन दे देगा, 5-10 साल के लिए लोन दे देगा, 10-15-20 लाख का लोन आराम से दे देगा, थोड़ा सा प्रोसीजर होता है कर लो। लेकिन जब आपको बहुत सारा पैसा चाहिए और बहुत लंबे टाइम के लिए चाहिए तो बैंक्स वहां पे बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो इसलिए ऐसे केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाता है जब बहुत लंबे
टाइम के लिए पैसा चाहिए और बहुत सारा पैसा आपको चाहिए। यूजुअली जब आपको अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, नई ब्रांचेस खोलनी है, अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करना है, अपने बिजनेस को थोड़ा सा चेंज करना है या बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, नई टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में लेकर आनी है, इन सभी चीजों में एक्सपेंशन, रीऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन सब में करोड़ों रुपए लग जाते हैं जो कि बैंक काफी बार नहीं दे पाते। तो इनसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाता है। और देखो इन चीजों के लिए आप पैसे दे रहे हो, इसीलिए तो आपको बोला जा रहा है डेवलपमेंट बैंक हो तुम हमारे देश के, ठीक है ना। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, बैंक की तरह ही है, पर बैंक नहीं है, पर लोन देते हैं। अगली चीज मेरे पास आती है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट या फिर ICD। देखो कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनीज, फर्म्स। इंटर कॉर्पोरेट का मतलब क्या होगा, इंटर मतलब आपस में, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, इंटर मतलब आपस में। कंपनीज आपस में एक दूसरे को पैसा दे रही हैं, डिपॉजिट दे रही हैं। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि अब बहुत सारे बिजनेस हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका एक पूरा बिजनेस का ग्रुप बना हुआ है कि हाँ 5-7 दुकानें हैं, वो सब लोग जो एक दूसरे के दोस्त है कि कई सालों से तुम काम करते हो। ऐसे केस में ना तुम जानते होते हो अपने आसपास वाले बिजनेसमैन को, तुम्हारी अच्छी दोस्ती होती है, तुम्हें ट्रस्ट होता है एक दूसरे पे। और ऐसे केस में अगर किसी एक बिजनेसमैन को इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो इससे पहले कि वो बैंक के पास जाए या वो दुनिया में बाहर किसी के भी पास जाए, वो किसके पास जाता है, अपने साथ वाले बिजनेसमैन के पास। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये साथ वाला बिजनेसमैन जो है ये भी बिजनेसमैन है, इसके पास पैसा होगा, प्लस ये ट्रस्टवर्दी है, मेरा दोस्त है, शायद ये मुझे पैसे दे देगा। तो जब कंपनीज को इमीडिएटली बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, कुछ एक दिनों के लिए, महीनों के लिए भी नहीं, कुछ एक दिनों के लिए ही, जब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कंपनीज को पैसा चाहिए और इमीडिएटली चाहिए, आज के आज या एक आध दिन के अंदर अंदर पैसा चाहिए, तो कंपनीज बैंक के पास नहीं जाएंगे क्योंकि बैंक टाइम लगाएंगे, या कोई भी दूसरे सोर्स के पास कंपनीज नहीं जाएंगी क्योंकि हर जगह टाइम लगेगा पैसा आने में। तो इसलिए कंपनीज क्या करेंगी, दूसरी किसी कंपनी के पास जाएगी सो दैट वो आपको इमीडिएटली लोन दे दे। ये जो लोन होता है ये क्या होता है, अनसिक्योर्ड। इसके बदले में आप कोई अपनी चीज गिरवी नहीं रख पाते हो। क्यों? क्योंकि जिससे लोन ले रहे हो वो आपके साथ वाला बिजनेसमैन दोस्त है, तो दोस्ती में आप कोई चीज गिरवी नहीं यहाँ पे रखवा रहे हो, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है, जब एक कंपनी पैसा दे रही है किसी दूसरी कंपनी को लोन की फॉर्म में। इसको हम बोल रहे हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म है, और एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा दे रही है। ICD मार्केट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म है अगेन ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेट, बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन कंपनी को पैसा चाहिए बहुत ही कम दिनों के लिए, तो वो ICD इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के पास जाते हैं। एज पर RBI द मिनिमम पीरियड इज 7 days विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 year। मिनिमम तो मिनिमम आप 7 दिन के लिए तो आपको लोन देना पड़ेगा, मिनिमम 7 days का पीरियड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक का हो सकता है। तो 7 days से लेकर के 365 days है ना, या मैं बोलूं 7 days से लेकर के अप टू 1 year का टाइम पीरियड इसमें हो सकता है, ठीक है जी। 3 टाइप ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होते हैं, पहले 3 महीने वाले, फिर 6 महीने वाले, और फिर होते हैं कॉल डिपॉजिट। 3 महीने वाले मतलब 3 महीने में पैसा वापस करना है, 6 महीने मतलब 6 महीने में पैसा वापस करना है। कॉल डिपॉजिट मतलब कि जिसने कंपनी ने पैसा लोन दे रखा है उस कंपनी को जब अपना पैसा वापस चाहिए होगा तो वो दूसरी कंपनी को कॉल करेगी कि भैया मुझे मेरा पैसा आज के आज वापस कर दो, तो दूसरी कंपनी ऑन कॉल उसको जो है पैसा वापस कर देगी। तो कॉल डिपॉजिट मतलब कि आप पैसा लोन में दे दो दूसरी कंपनी को, और जब आपको आपके पैसे की जरूरत होगी आप कॉल करना, अपना पैसा वापस मंगवा लेना। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 3 महीने या 6 महीने या 8 महीने, नहीं, जब कॉल करो जरूरत है तो पैसा वापस ले लो। इंटरेस्ट रेट जो है इसमें फिक्स्ड होता है, फ्लोटिंग भी होता है। फिक्स्ड मतलब कि सेम टू सेम रहेगा, फ्लोटिंग मतलब वो टाइम टू टाइम कम ज्यादा होता रहेगा आपका इंटरेस्ट रेट। इसमें जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि आपको जब पैसा चाहिए था, जब आप बैंक के पास नहीं जा सकते थे, दुनिया में कहीं नहीं जा सकते थे, इमीडिएटली एक दिन के अंदर अंदर आपको पैसा मिला ना, तो फिर ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट भी तो पे करना पड़ेगा। These deposits are usually considered by the borrower company to solve problems of the short-term fund insufficiency। तो जब इतना हाई इंटरेस्ट रेट आपको पे करना है तो आप यूजुअली क्या करते हो, सिर्फ अपने बहुत शॉर्ट टर्म 8-10 दिन के लिए ही अगर पैसे चाहिए, 1 महीने के लिए पैसे चाहिए, तो बहुत शॉर्ट टर्म अपनी जरूरत के लिए ही पैसे इसमें लोन में लेते हो, क्योंकि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट इसमें होता है। और दूसरी चीज, लोन क्या होता है, इसमें पूरी तरह अनसिक्योर्ड होता है, कोई चीज आपको इसमें गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके साथ हमारे बोरोड फंड्स की सारी टाइप्स खत्म होती हैं। हमने इसमें इस पर्टिकुलर क्लास में हमने पढ़ा बोरोड फंड्स क्या हैं, उसके टाइप्स, कमर्शियल बैंक से लोन लेना या फिर डिबेंचर से या ट्रेड क्रेडिट से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट से। इन सभी तरीकों से आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन ले सकते हो।
इसी के साथ 2 पार्ट्स की हमारी ये सीरीज थी, चैप्टर नंबर 7 या 8 जो भी है आपकी बुक में, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। इसी के साथ इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।